ग्रहों के विचलित कारभार का नववर्ष बड़े परिवर्तन का। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। ये विषय है 2025। ये नववर्ष अत्यंत बड़े परिवर्तन का रहने वाला है, क्योंकि नववर्ष में कई ग्रहों की गति में बदलाव होने वाला है। जलद गति के मार्गक्रमण करने वाले ग्रह दीर्घ काल तक एक राशि में विराजमान रहेंगे। लगभग सभी बड़े ग्रह इस नववर्ष में राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जो सामान्य स्थिति में दिखाई नहीं देता। साथ ही जल तत्व की राशि में सभी ग्रह इकट्ठा होने वाले हैं, अर्थात जल तत्व प्रबल होने वाला है। संक्षेप में ग्रहों की सिस्टम कहीं न कहीं विचलित होने वाली है। ग्रहों के इस स्थिति का परिणाम पूरी पृथ्वी के हर एक जीव पर होने वाला है। वह कैसे, इस विषय को आज हम समझने वाले हैं। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। परिवर्तन ये संसार का नियम है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जिस कारण समय समय पर होने वाले परिवर्तन, होने वाले बदलावों का स्वीकार करना पड़ता है। हम सदैव छोटे छोटे बदलावों का अनुभव लेते हैं, उसमें हमें कोई विशेष बात नहीं लगती, क्योंकि उनमें से कई चीज़ों को हमने पहले से ही स्वीकार कर लिया होता है। लेकिन जब अचानक बड़े परिवर्तन होने लगते हैं, तब सभी का ध्यान उस ओर खींचा जाता है। सभी के जीवन में बड़ा बदलाव होता है। 2025 ये नववर्ष उनमें से ही एक है, ऐसा कहा जा सकता है। अत्यंत बड़ा परिवर्तन इस काल में होने वाला है। इस दृष्टि से हमें तैयार रहना होगा। आने वाले काल में प्रकृति का चक्र पूर्ण रूप से बदलने वाला है। प्रकृति के कुछ अपने नियम होते हैं। प्रकृति जब कुछ अच्छा करने वाली है तो वह आपको पहले बड़े संकट से लेकर जाती है। संकट जितना बड़ा हो उतना आने वाला समय अच्छा होता है। 2025 इस वर्ष का सखोलता से अध्ययन करें तो कई अंतर्विरोध की स्थितियां दिखाई देती है। मूल रूप से वर्ष मंगल का है। आपको पता है कि मंगल ग्रह को अग्रेसिवनेस, साहस, आक्रामकता और कर्तृत्व के रूप में जाना जाता है। अर्थात ये भले ही सकारात्मक लगता हो, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण विभाग है कि मंगल एक राशि में सामान्य रूप से 1.5 महीना विराजमान रहता है। एक राशि से दूसरे राशि में विशेष गति से यात्रा करता है। 1.5 महीने में वह मनुष्य को कर्तृत्ववान बनाता है, उस राशि को कर्तृत्व सिखाता है और अगली राशि में जाता है। 2025 इस आने वाले नववर्ष में मंगल ग्रह का मार्गक्रमण में बदलाव होने वाला है। 21 जनवरी तक वह कर्क राशि में रहेगा। उसके बाद वक्री होकर पिछली राशि अर्थात मिथुन राशि में जाएगा। वहाँ वह 3 अप्रैल तक रहेगा। पुनश्च कर्क राशि में जाएगा और वहाँ पर 7 जून तक रहेगा। अर्थात लगभग 6 महीने मंगल ग्रह कर्क राशि में विराजमान रहेगा। उसमें भी विशेष बात है कि मंगल ग्रह कर्क राशि में नीच अवस्था को प्राप्त होता है। अर्थात मंगल ग्रह लगभग 6 महीने नीच अवस्था में रहने वाला है, इसलिए उसका एक नकारात्मक प्रभाव होगा। जो ग्रह अपना कारकत्व 1.5 महीने में पूरा करता है, वह एक राशि में लगभग जब 6 महीने रहता है, तब अपने कारकत्व को उसे उस तुलना में बढ़ाता है। सामान्य नियम के अनुसार जब कोई भी चीज़ अधिक हो जाती है या कम हो जाती है तो संतुलन बिगड़ जाता है। यहाँ पर मंगल का अधिक होना, अग्नि तत्व का ग्रह जल तत्व में जाना, मंगल का वर्ष होना, इन सभी दृष्टियों से अत्यंत नकारात्मक स्थिति सामने आती है। मंगल जैसा ग्रह जब 6 महीने नीच अवस्था में रहता है, तब सेनापति, अपना स्टाफ, आपके साथ काम करने वाले लोग लगातार आपके विरोध में रहते हैं, क्योंकि मंगल को सेनापति कहा जाता है। वह लगातार 6 महीने नीच अवस्था में रहने वाला है। इसके बाद जब हम बुध ग्रह का विचार करते हैं तो वह भी 20 दिन, 25 दिन या 1 महीने में राशि परिवर्तन करता है। तो 2025 इस वर्ष में क्या होगा? 27 फरवरी से 7 मई इतना दीर्घ काल बुध ग्रह मीन राशि में विराजमान रहेगा। अर्थात
वह लगभग 3 महीने मीन राशि में रहेगा। विशेष बात है कि मीन जल तत्व की राशि है और उसमें बुध ग्रह नीच अवस्था प्राप्त करता है। ज्योतिष नियमों के अनुसार बुध को प्राथमिक बुद्धिमत्ता, एक दूसरे से उचित पद्धति से वार्तालाप करना, बर्ताव करना, अच्छी बातें करना, इन सभी चीज़ों का कारक कहा जाता है, जिस कारण इन सभी चीज़ों में कहीं न कहीं नकारात्मकता निर्माण होगी। वहाँ पर भले ही बुध ग्रह का नीचभंग होने वाला हो, लेकिन एक बात अवश्य होगी कि किसी चीज़ को बोल देना, अनुचित शब्द का प्रयोग करना, ये चीज़ें होगी। बाद में भले ही गलती ध्यान में आए, लेकिन होने वाली परेशानी होकर रहेगी, जिस कारण बुध ग्रह का भी नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। शुक्र ग्रह का विचार करें तो वह भी 28 जनवरी से 31 मई तक मीन राशि में रहने वाला है। मीन जल तत्व की राशि है, जिस कारण वहाँ भी संतुलन बिगड़ जाता है। मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च अवस्था प्राप्त करता है। यह भले ही शुभ लगती हो, फिर भी मिले हुए मनुष्य जीवन का भौतिक सुखों का आनंद एक उचित हद तक ही उठाना चाहता। लेकिन मीन राशि में शुक्र ग्रह जब लगातार 4 महीने उच्च अवस्था में रहेगा, तब जिम्मेदारियों से अधिक मौज मस्ती करना, कर्तव्य को टालकर केवल अपना सुख देखना, ये भावना कहीं न कहीं समाज में बढ़ेगी। भौतिक सुखों की अधिकता होने पर क्या होता है, उसके दुष्परिणाम हम पाश्चात्य देशों में देख सकते हैं। भारत में भी बड़ी मात्रा में शुरू हो गए हैं। शुक्र देव जब 4 महीने मीन राशि में रहेंगे, तब उसके परिणाम और तीव्र रूप से सामने आएंगे। इसके बाद सभी ग्रहों में शुभ ग्रह गुरु का विचार करें तो उनका भी मार्गक्रमण इस नववर्ष में थोड़ा अलग रहने वाला है। अपने कुंडली के सभी महत्वपूर्ण विभाग जैसे शिक्षा, संतति, विवाह, उचित मार्ग से धन अर्थार्जन, पारिवारिक सौख्य, ऐसे सभी विभाग गुरु के कारकत्व में आते हैं। इसीलिए प्रकृति ने गुरुदेव को एक राशि में दीर्घकाल वास्तव्य दिया है। गुरुदेव एक राशि में लगभग 13 महीने विराजमान रहते हैं, अपने सभी काम को शांति से करते हैं और अगली राशि में जाते हैं। लेकिन इस नववर्ष में उनकी सिस्टम भी विचलित होने वाली है। 13 महीनों का कार्य केवल 5 महीने में वे पूरा करने वाले हैं, क्योंकि 14 मई को गुरुदेव राशि परिवर्तन कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 18 अक्टूबर को पुनश्च राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में जाएंगे। 13 महीने का कार्य जब 5 महीनों में किया जाए, वह भी प्राकृतिक शुभ ग्रह ऐसा कार्य किया जाता है, तो सामान्य स्थिति कहीं नहीं ही जा सकती। अकेले गुरुदेव पूरे मनुष्य जीवन के सौख्य को उठाकर रखते हैं। ऐसा ग्रह जब इतनी अधिक गति से यात्रा करता है, तब उसके कारकत्व में कमी निर्माण होती है। गुरुदेव सामान्य रूप से जो आप उचित पद्धति से करते हैं, उसमें कहीं न कहीं बाधा, परेशानी निर्माण होगी। आधे अधूरे काम होना, ये विभाग सामने आएगा और उसका मनुष्य जीवन पर बड़ा दुष्प्रभाव होने की संभावना है। उसमें भी महत्वपूर्ण विभाग है कि शनिदेव वर्तमान स्थिति में कुंभ राशि में विराजमान है। इस वर्ष 29 मार्च को वे राशि परिवर्तन कर मीन राशि में जाएंगे। 29 मार्च से 18 मई इस काल में वे मीन राशि में जल तत्व की राशि में राहु के साथ रहेंगे। तब शुक्र और बुध और रवि, इन ग्रहों का भी वहाँ पर गठबंधन होगा। 14 अप्रैल को रविदेव भी वही रहने वाले हैं। संक्षेप में कहा जाए तो मीन राशि में अर्थात प्राकृतिक कुंडली के व्यय स्थान की राशि में सभी ग्रह गोचर करने वाले हैं। सभी ग्रहों का गठबंधन वहाँ पर होने वाला है, जिस कारण कहीं न कहीं संतुलन खराब होगा। अग्नि, वायु, जल और आकाश, ये 5 तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनका जब संतुलन खराब होता है, जल तत्व का प्रभाव बढ़ता है, तब प्राकृतिक आपदा निर्माण होना, ये विभाग सामने आता है। इसके अलावा शनि और राहु, इन 2 ग्रहों का गठबंधन होगा। यह गठबंधन हर व्यक्ति में ईगो बढ़ाएगा। मैं ही उचित हूँ और ये सब मुझे ही चाहिए, केवल मुझे और मुझे चाहिए, ऐसी भूमिका कहीं न कहीं निर्माण होगी। प्रकृति से बहुत कुछ निर्माण किया है। पृथ्वी के हर मनुष्य का पेट भर सके इतना प्रकृति ने हमें दिया है, लेकिन
किसी एक व्यक्ति की अभिलाषा पूर्ण हो इतना पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जब आपका लोभ बढ़ता है, मुझे ही चाहिए ऐसी भूमिका निर्माण होती है, तब पृथ्वी की शांति सौख्य कम हो जाता है, अस्थिर वातावरण तैयार होता है। अब प्रश्न यह निर्माण होता है कि ये अस्थिर्य कहाँ कहाँ निर्माण होगा। तो राजनीतिक स्तर पर होगा, सामाजिक स्तर पर होगा, आर्थिक स्तर पर अस्थिर्य होगा, पारिवारिक स्तर पर भी अस्थिर्य निर्माण होगा। क्योंकि जब हम राजनीति का विचार करते हैं तो तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति बार बार निर्माण होती है। शनि और राहु का गठबंधन उस आग में घी डालने वाला है। देश में कई स्थानों पर अस्थिर्य का वातावरण निर्माण होगा। देश विघातक प्रवृत्ति बड़े स्तर पर निर्माण होगी। कुछ प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है। ऐसे सभी संकटों से देश का भी मार्गक्रमण करना है। राज्य स्तर पर भी अस्थिर्य निर्माण होगा, अर्थात बड़ा बहुमत प्राप्त कर भी स्थैर्य न मिलना, ये विभाग सामने आता है। साथ ही इस गठबंधन को चून कर देते समय सामान्य लोगों का जो एक विचार था, उस विचार को धक्का लगेगा। जनमत विरोध में जा सकता है, क्योंकि सत्ता स्थापन करते समय जिस प्रकार विवाद सामने आ रहे हैं, उससे सामान्य मनुष्य दुखित हो रहा है। उसी के साथ पारिवारिक स्तर पर भी वातावरण दूषित होने वाला है। ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, तो भयभीत करने के लिए कतई नहीं, लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान में ले कि जब हम कोई कृति करते हैं तो वह किसी ग्रह के गोचर के कारण होती है, उस परिस्थिति के कारण होती है। उस पर हम अपनी इच्छा शक्ति से बदलाव कर सकते हैं, जीवन को सकारात्मक सुखद बना सकते हैं। उसे हम डेस्टिनी मैनेजमेंट कहते हैं। जब हम इस नववर्ष को बड़े परिवर्तन का वर्ष कहते हैं, इतने बड़े संकट का यह वर्ष है, तो हम उचित पद्धति से आचरण कर, उचित मंत्रोच्चार कर सौख्य निर्माण किया जा सकता है। ये मनुष्य के रूप में हमारी जिम्मेदारी है, उसे हम सामूहिक रूप से पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार 2025 से नववर्ष किस प्रकार परिवर्तन का वर्ष है, ये समझाने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।